Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. So 17th जुलाई करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे. हम न्यूज़पेपर वाले जितने भी हैं उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से आपके थ्योरेटिकल बेस प्लस आपके एनसीईआरटी के नॉलेज को भी जज करेगा, है ना. तो आपकी बेसिक्स कितना ज़्यादा क्लियर है यहाँ पे उससे भी बात करेंगे. एंड कुछ करंट ओरिएंटेड जैसे प्लेसेस न्यूज़ वाले टॉपिक आप एक दो देखेंगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको. इसके अलावा और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ फॉर द पीपल हु आर preparing for 2026 UPSC, right? So we have a planner for you. और ये प्लानर जो है एक तरह से प्रोग्रेस ट्रैकर की तरह काम करेगा. तो रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पता होगा ऑटोमेटिकली कि क्या काम कर रहा है, बट चलो जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे इसके साथ, तो सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर आपको ये दिया गया है. एंड ये स्टडी प्लानर जो है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, टॉपिक्स मिल रहे हैं, सब टॉपिक्स मिल रहे हैं एंड अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ट्रैकिंग स्टेटस के लिए आपको दे दिए गए हैं यहाँ पे चेक मार्क के लिए. ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस. तो आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट न्यूज कि गवर्नमेंट मर्जेस 36 स्कीम्स टू फ्लोट फार्म प्लान. सो नाउ यू मस्ट हैव आल्सो सीन, सिंस मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि हम इनिशियली जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके हम द हिंदू की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन रखेंगे. द रीजन बीइंग कि मोस्टली जो न्यूज आती है वो इन डिटेल इंडियन एक्सप्रेस में कवर की जाती हैं. तो जो डिटेल रिक्वायर्ड होंगी वो वाली न्यूज हम इंडियन एक्सप्रेस से कवर करेंगे. बट द हिंदू से आपकी वोकैबुलरी भी बेटर होगी क्योंकि आप इसी को पढ़ते हो जब टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करते हो, है ना. सो आप उसको भी पढ़ोगे तो इसको आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको न्यूज यहाँ पर दी जाती है द हिंदू में, है ना. दूसरी चीज प्लस एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा न्यूज जो है छोटे छोटे स्निपेट्स में आपको द हिंदू में कवरेज मिलती है. ठीक है, सो उसी के रिगार्डिंग अब थोड़ा सा इंक्लिनेशन, सिंस मैंने बोला था कल भी कि हम डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ाने की बात करेंगे, है ना. सो उसी के अकॉर्डिंगली हम द हिंदू की तरफ अब इंक्लिनेशन धीरे धीरे अपना शुरू कर रहे हैं, है ना. इंडियन एक्सप्रेस को भी यहाँ पर कवर करेंगे, बट अगर कोई कॉमन न्यूज है तो उसमें द हिंदू को अब ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं. ठीक है, सो अब गवर्नमेंट मर्जेस 36 स्कीम्स टू फ्लोट फार्म प्लान. तो फार्म प्लान के लिए जो एग्जिस्टेंट हमारे पास 36 स्कीम्स थी जो कि अक्रॉस 11 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थी या मिनिस्ट्रीज थी, वो अब क्लब करके एक 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के आउटलेट के साथ या आउटले के साथ, जो कि यूनियन बजट 2025-26 में अप्रूव कर दी गई है कैबिनेट के द्वारा. ठीक है, उसको अब फॉर्मुलेट करने की बात की जा रही है. तो उसका नाम यहां पर क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इसका नया नाम होगा. ठीक है, सो 36 स्कीम्स को मर्ज कर दिया जाएगा एंड ये बेस्ड होगा ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. ठीक है, एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अपने आप में ही एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि 2018 में शुरू की गई थी टू डेवलप ऑल दोज डिस्ट्रिक्ट्स जो कि अब बहुत अंडर डेवलप्ड है. 110 आई गेस एस्पिरेशनल ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थी जिनकी डेवलपमेंट की बात हो रही थी इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां पे हम हेल्थ की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन सबकी डेवलपमेंट के बेसिस पे ये भी स्कीम काम करेगी. ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो हमारी होगी. तो अब इसके अकॉर्डिंगली ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बेसिकली काम करता है ऑन 3 C's. तो ये 3 C's कौन से हैं हमारे पास, कन्वर्जेंस, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन. ठीक है, तो अब इनके बेसिस पे काम किया जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू दैट अब जो हमारी न्यूज़ कह रही है हमें यही कि जो स्कीम है वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है एंड लेस क्रेडिट डिस्बर्समेंट है, वहाँ पे काम किया जाएगा. एंड एटलीस्ट हर एक स्टेट में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट तो रिकॉग्नाइज की ही जाएगी. ठीक है, सो कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा. प्लस जो बाकी की डिस्ट्रिक्ट्स होंगी दैट विल बी कि कौन सी चूज की जाएगी अंडर दिस स्कीम, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि स्टेट का नेट क्रॉपिंग एरिया कितना है विच इज अंडर यूटिलाइजेशन. ठीक है, सो नेट क्रॉप्ड एरिया एंड ऑपरेशनल होल्डिंग्स कितनी है, कि क्रॉप्ड एरिया सबसे ज्यादा किसकी है, प्रोडक्टिविटी किसकी बेटर की जा सकती है क्रॉपिंग के अकॉर्डिंगली, है ना. क्रॉपिंग ज्यादा हो रही है बट प्रोडक्टिविटी नहीं है, तभी तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का यहाँ पर फायदा होगा. ठीक है, तो उन्हीं को रिकॉग्नाइज करके उनके ऊपर काम किया जाएगा. ठीक है, मेजर आइडियाज यहाँ पे क्या है कि हायर प्रोडक्टिविटी हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके एंड साथ में ही जो अलाइड सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के एंड उसके आसपास वाले, उनका लाइवलीहुड, उनकी जो इनकम है वो बेटर की जा सके. राइट, एंड मेजर यहाँ पे आइडिया यही रहेगा कि हमारे पास जो पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज पंचायत ब्लॉक लेवल्स के ऊपर उसको इंप्रूव किया जा सके, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जा सके, एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट यहाँ पर करवाई जा सके.
सो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है कि नेशनल गोल्स फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, उनको अचीव करना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल हेल्थ हमें अचीव करना है, सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता एग्रीकल्चर के अंदर हमें या उसके अलाइड सेक्टर्स में हमें हासिल करनी है बाय 2047, है ना। विकसित भारत का आइडिया ही यही है हमारे पास। एंड एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्कीम का, दैट इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली इसी के साथ ये डील करती है। सो ये इमेज आपको दी गई है, ग्रीनर फील्ड, ये सारी की सारी आप इमेज के अंदर आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज बताई गई है। तो अब इससे जुड़ा सवाल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कि it is based on aspirational district program model of the central government. Second, it will help a minimum of 2 crore farmers. Third, the budget outlay for the scheme is rupees 24,000 crores. How many statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी थी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मॉडल वही रहेगा। दूसरी चीज, बजट आउटले 24,000 करोड़ है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। बट स्टैट्स के बेसिस पे अभी जो इन्होंने आइडिया लगाया है, दैट इज 1.7 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचना। तो यहाँ पे मिनिमम वर्ड आ गया ना, मैक्सिमम आ जाता या कुछ भी ना लिखा होता, अप टू आ जाता, तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। बट अभी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मिनिमम ऑफ 2 करोड़ फार्मर्स जो कि नहीं बताया गया। अभी हमें मिनिमम जो है 1.7 करोड़ फार्मर्स को हम कंसिडर करके चल रहे हैं, है ना। सो अकॉर्डिंगली हमारी जो स्टेटमेंट है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है। सो हम डिटेल्स के लिए या डिटेल्ड आंसर्स के लिए क्या फॉलो करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मिल जाएगा। देन टाइज एंड रीजन बैक इन फोकस विद पीएम्स विजिट टू मॉलडीव्स। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मॉलडीव्स जाएंगे आने वाले टाइम में, जुलाई के अंदर ही, 27 या 26 जुलाई के आसपास, क्योंकि मॉलडीव्स का अब इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है ना। तो यहाँ पे हम उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेजर आइडिया इज कि इंडिया एंड मॉलडीव्स के जितने भी रिलेशंस हैं, पहले क्या थे, इंडिया की क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, इंडिया का कोई बेस वहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और इंडिया और मॉलडीव्स के बीच में जो रिसेंट रिफ्ट आया था उसके पीछे का रीजन आप रिकॉग्नाइज करो यहाँ पर। उसी के बेसिस पे अब ऐसा लग रहा है कि वापस से जो टाइज हैं वो बेटर हो गई हैं, ठीक है। एक रीजन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो बजट आउटले है, जो अब लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं, ताकि मॉलडीव्स जो कि अंडर डेट है उसको सुधारने के लिए पहले 470 करोड़ रुपीस पर ईयर हुआ करता था, अब 600 करोड़ रुपया इस साल के लिए सैंक्शन करा गया है, ठीक है। इसके अलावा अब मिलिट्री पर्सनल स्टेशनड जो कि मॉलडीव्स में थी वो इंडिया ने अब हटा दी है यहाँ पे, विद एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट विद सिविलियन इंजीनियर्स, ठीक है। सो पहले ऐसे बोला जा रहा था बेस बनाने की बात हो रही है मॉलडीव्स के अंदर इंडिया, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली मॉलडीव्स को हड़पना चाहता है एवरीथिंग, है ना। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब हमने सिविल इंजीनियर्स से उनको रिप्लेस कर दिया, हम कोई भी ऐसा बेस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि जो नेपाल है उसके साथ भी इंडिया के रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू द मैपिंग विच वी सी, है ना। मैप्स के अंदर जो इंडिया की टेरिटरीज है नेपाल ने अपने अंडर एक्वायर्ड करके यहाँ पे बताई थी, है ना, लीपू लेक वाला एरिया था आई गेस, है ना। सो उसी के अकॉर्डिंगली अब नेपाल के साथ भी रिलेशंस खराब हो रहे थे, बट अब नेपाल जो है इट वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने निंदा की थी कि जो इंडिया में पहलगाम में अटैक हुए थे, ठीक है। सो अब उसके अकॉर्डिंगली नेपाल के साथ भी इंडिया के रिलेशंस जो है में भी अच्छे होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इंडिया यानी कि आप इंडिया एंड इट्स नेबरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर थोड़ा सा बिल्डअप यहाँ पर करोगे। देन सवाल यही है कि अब हम थोड़ा जोग्राफिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं, क्योंकि आपको ना पहले अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो रेड सी बहुत ज्यादा न्यूज में था, बट आपको जो सवाल यूपीएससी ने पूछा वो उसको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पूछ लिया था, ठीक है। तो पीवाईक्यू नहीं देखा ना तो देख लेना प्लीज एक बार, कि मॉलडीव्स इज अ सब ट्रॉपिकल नेशन। Second, the temperature remains consistent throughout the year in Maldives. Which of the above statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मॉलडीव्स की पोजीशनिंग देखोगे आप, इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में बिल्कुल इक्वेटर के साथ लगी हुई कंट्री है, तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन कैसे हो सकती है? तो वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर एंटायरली आता है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सब ट्रॉपिकल रीजन वो वाले रीजन होते हैं जो कि अब ट्रॉपिक्स के आसपास, यानी कि आप कह सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले रीजन के बीच में, टेम्परेट वाले रीजन से जस्ट बिलो थोड़ा सा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पहुंचे। जैसे इंडिया की बात करते हैं कि आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, थोड़ा सा टेम्परेट रीजन के अंदर, तो उसको हम सब ट्रॉपिक्स थोड़ा बहुत मान सकते हैं उसके आसपास वाले रीजन को, है ना। तो ये तो टोटली हमारा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर फॉल करता है। ट्रॉपिकल रीजन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल भी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, जनरली हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, बट मॉलडीव्स के केस में एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, कोरल ज्यादा पाए जाते हैं। एटॉल्स जो टर्म है उसकी डेफिनेशन मेरे को बताना जरा, मीनिंग क्या होता है इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एटॉल ज्यादातर पाए जाते
जाते हैं। सो ऑटोमेटिकली मालदीव्स जो है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि टोटली ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है। तो दैट इज 27 to 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो हमारी करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। तो ये रहा हमारा इक्वेटर और ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, सो इसके बीच में जितनी भी रीजन आ रही है एंड डाउनवर्ड साउथ अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब हम बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब हम बात कर रहे हैं, है ना, तो उसके बीच वाला जितना भी रीजन होता है हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिया सीक्स यूएस नॉट फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जैवलिन। तो जैवलिन क्या है, वो जैवलिन थ्रो वाला जैवलिन नहीं है। जैवलिन क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है बेसिकली। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल का एक बेसिक सा मतलब यहाँ पे यही है कि ये हाथ से हैंड हेल्ड तरीके से लॉन्च की जा सकती है, सॉफ्ट लॉन्च होता है इसका। ये सारी चीजें आपको न्यूज में नहीं दी गई हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये, दैट्स इट। उसकी बाकी की चीजें मैं आपको बता रही हूँ। सॉफ्ट लॉन्च होती है, सॉफ्ट लॉन्च मतलब इनिशियली जब आप इसको लॉन्च करते हैं हाथ से तो ये क्या जा रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से यहाँ पे लॉन्च होती है। उसके थोड़े टाइम बाद इसकी मोटर एक्टिवेट होती है, फिर ये जाके अब क्या करती है, गाइडेड मिसाइल है तो इंफ्रारेड फैसिलिटी होगी इसके अंदर। ठीक है, इंफ्रारेड इसके अंदर ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट होता है, जिस वजह से अब क्या होगा, इंफ्रारेड की वजह से होता है हमारे पास कि ये प्रिसीजन से स्ट्राइक करती है। पहली चीज, एक जो ट्रेजेक्टरी इसको दी गई है, टारगेट जो है वो लॉक कर दिया जाता है, तो फायर एंड फॉरगेट वाला आइडिया आता है इसके अंदर, फायर एंड फॉरगेट वाला आइडिया आ जाता है। एंड प्रिसीजन के साथ साथ ये नाइट टाइम के लिए भी यूज की जा सकती है। टोटल इसका वेट देख लीजिए तो 22 kgs होता है। एंड अगर हम देखें फायरिंग पोजीशनिंग के हिसाब से तो 2.5 किलोमीटर्स तक आप इजीली इसको फायर कर सकते हो अगर आपका जो टारगेट है उसके बीच में फॉल करता है। तो इंडिया जो है इसकी प्रोडक्शन इसलिए चाहता है, को प्रोडक्शन इसलिए चाहता है क्योंकि चाइना वाला जो बॉर्डर है, पाकिस्तान वाला बॉर्डर जो है, वहाँ पे मेजरली कई बार रिक्वायरमेंट हमें पड़ सकती है। ठीक है, ये सारी आपको फीचर्स मैंने यहाँ पर बता दिए। देन कंसिडर द फॉलोइंग, जैवलिन हैज अ 10 किलोमीटर रेंज, Javelin's infrared guidance makes it operational in nighttime operations. Javelin missile follows fire and forget guidance system. How many statements is or are correct? तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको फीचर्स ऑलरेडी बता दिए कि पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि ये 2.5 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। देन गुजरात स्टार्ट्स इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट। पहले हमारे पास जीनोम प्रोजेक्ट होता था, ठीक है, अब क्या हो रहा है, ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। एंड बेसिक इसका आइडिया क्या होता है, आपको जीनोम्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। ठीक है, अब जीनोम प्रोजेक्ट का आइडिया बेसिकली क्या था कि रिकॉग्नाइज करना है कि जीन्स कैसे काम करते हैं, वो तो चलो हमें आइडिया था, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एंड जीन्स के अंदर बेसिक एक आइडिया यही है कि रिकॉग्नाइज की जा सके कि कौन सी डिजीज के लिए कोई वल्नरेबल है या नहीं। तो सेम चीज की एप्लीकेबिलिटी अब ट्राइबल एरियाज के अंदर है या नहीं है, या कौन सी डिजीजेस है, किस चीज को अगर हम ऑल्टर करते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीजों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है ना। तो इसका बेसिक आइडिया यही है कि अर्ली डिटेक्शन या टारगेटेड ट्रीटमेंट हो सके ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर मेजरली हमारा सिकल सेल अनीमिया आता है, थैलेसीमिया एंड सर्टन हेरिटरी कैंसर्स जो कि ट्राइबल्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मेजर आइडिया हमारा जो जीनोम प्रोजेक्ट के क्या था कि हम एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाए, ठीक है, हम इन सबका डाटा एक डाटाबेस में बना के रख सकें। उस टाइम पे डिजिटल लाइब्रेरी नहीं होती थी, बट डाटाबेस मेंटेन करके रखें। तो अब जो ट्राइबल हमारा जीनोम प्रोजेक्ट है वो भी डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर बना के रखेगा, ताकि अब क्या हो सकता है, R&D उसके ऊपर हो सकती है बेटर तरीके से, है ना। एंड कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्राइबल्स के में भी जीन्स के अंदर कोई ऐसा इम्यूनिटी हो जिससे बाकी कैंसर पेशेंट्स को हेल्प मिल सके, थैलेसीमिया में हेल्प मिल सके एंड वाइस वर्सा, है ना। तो उस चीज को क्योर करने की यहाँ पर बात की जा रही है, दैट्स इट। और कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो हमारा फर्स्ट इनिशियल जीनोम प्रोजेक्ट इंडिया का था। एंड माइंड इट, अगर आप इसे गलत कर रहे हो तो वापस जाके एनसीईआरटी को प्लीज पढ़ लेना। ये आपकी साइंस की एनसीईआरटी से ही मैंने सवाल आपको पूछा है, ठीक है। आंसर में जब आपको दिखाऊंगी ना, आपको पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी से ही लिया गया है। फर्स्ट, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 बिलियन BP. Then the functions are unknown for over 50% of the discovered genes. Third, chromosome 1 has the most genes and chromosome Y has the fewest, and none of the above.
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। माय पॉइंट ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन वाज कि आप एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो। तो ये सारा का सारा आपको डिटेल में बताया गया है कि सेलिएंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक आइडिया इसका ले सकते हो, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली अब हमारा नेक्स्ट क्या है, शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी स्टिल बिलो 30%। सो अब एक फैक्ट, क्योंकि अब मुझे कमेंट में ये भी आया था कि आप नंबर्स को थोड़ा सा डिस्कस करो, तो द मोदी गवर्नमेंट केम इन 2014। सो उससे पहले वाले टाइम पे जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट का आउटपुट दैट वाज अराउंड 20%, ठीक है, जो कि अब 30% हो गया है। बट अगर हम अचीवेबल टारगेट देखें तो 50% हम कर चुके हैं। अब ये कैसी बात हुई है ना, कि मैं बोल रही हूँ जब 30% हो गया तो मैं 50% वाली बात क्यों कह रही हूँ। अब प्रोडक्शन के केस में ना हम 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी में जो रिसोर्सेज यूज करते हैं वो करना शुरू कर चुके हैं, बट आउटपुट जो है ना उसका 30% ही हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन हमारे पास क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी कि हम फुल कैपेसिटी भी अगर यूज कर रहे हैं ना फिर भी हम 30% ही यूजेज कर पा रहे हैं, बाकी 20% इज समवेयर लॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू हमारे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से डिराइव्ड हमारे पास कंपोनेंट्स है फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ठीक है, या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली। सो अब यहाँ पर ना एक वे आउट या वे फॉरवर्ड मेंस में आपको मे भी हेल्प करेगा, किए जा सकता है। उन्होंने यही बोला कि जैसे हमारे पास अब सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, अब इन सब के केसेस में ना हम ऐसा कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी जो है इसकी यूटिलाइजेशन जो है इवनिंग में ज़्यादा होती है, दिन में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं रहती है ना। सो अब इसके केस में हमें स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल देते हुए कि जब एसटीडी को हमने लॉन्च किया था, जब फ़ोन नहीं होते थे, तो एसटीडी के ना जो रेट है वो दिन के टाइम पे क्योंकि यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती थी तो उसकी कॉस्ट जो होती थी ना इन द डे इट वॉज हाई, बट यूटिलाइजेशन रात को कम हो जाती थी तो कॉस्ट ड्यूरिंग द नाइट वॉज लो। तो इस तरीके से क्यों ना हम विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी अगर स्टोरेज प्रोसेस करना शुरू कर रहे हैं, तो अब जहां पे जब भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम ये वेरिएबल रेट या वेरिएबल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू कि इसकी यूजेज कब है उसके अकॉर्डिंगली शुरू करना कर दें, ठीक है, कि इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से क्या होगा कि हमारी जो यूटिलाइजेशन है उसका हमें आइडिया लगेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा उन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर की आपको डेफिनेशन भी दी है कि अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज स्लोअर इंक्रीज इन द यूटिलाइजिंग ऑफ क्लीन एनर्जी ड्यू टू द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कि एक मेजर है कि हाउ मच एनर्जी अवेलेबल वाज यूजेबल, ठीक है, कि यूजेबल कितनी है। अब हम क्योंकि वही बात है कि स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, थर्मल पावर प्लांट जो है वो तभी चलाया जाता है, डायरेक्ट सप्लाई होती है, यहाँ पे स्टोरेज वाला कोई इशू नहीं है। कोल के केसेस में भी, इवन न्यूक्लियर एनर्जी के भी केसेस में डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई हो रही है, बट यहाँ पे हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है क्योंकि विंड 24 घंटे नहीं चलेगी, 24/7 नहीं चलेगी, या इवन सोलर एनर्जी 24/7 हमारे पास नहीं रहती है। जियो थर्मल एनर्जी की बात करें तो 24/7 वो भी अवेलेबल नहीं है ना। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहती है। इस वजह से उन्होंने यही बताया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर के हिसाब से जो सोलर का है दैट इज 20%, विंड एनर्जी के केस में दैट इज 25 to 30%। अगर हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोल दैट इज 60%, एंड अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की तो दैट इज 80%। बाकी हमारा लॉस होता है, एंड लॉस के पीछे का रीजन एक तो चलो स्टोरेज है ही है, बट कोल एंड न्यूक्लियर के केसेस में क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस होती है हमारे पास, है ना, क्योंकि हम तारों के थ्रू उसको सप्लाई करते हैं तो ट्रांसमिशन में भी कुछ ना कुछ तो लॉस होता है, जो कि अब कॉमन रहेगा चारों के केस में, ठीक है। बट यहाँ पे स्टोरेज का इश्यू सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए रहेगा, बट ओवरऑल चारों में अगर हम देखें तो वो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कुछ लॉस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एनर्जी सोर्सेज एंड CUF, ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अभी ये सिंपल सा सवाल मैंने आपको पूछा था, थोड़ा और डिटेल में पूछेंगे, सिंस पहली बार न्यूज़ आई है हमारे पास कि सोलर एनर्जी का 20%, विंड एनर्जी 30%, कोल एनर्जी 80% एंड न्यूक्लियर एनर्जी 60%। हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड? तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? आपको मैंने ऑलरेडी नंबर्स पीछे लिख के दे दिए थे, दोनों करेक्ट हैं। 25 से 30% था विंड एनर्जी का, ठीक है, 20% सोलर एनर्जी का सही है, इन दोनों को अदला बदली कर दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्टली मैच सिर्फ 2 हैं हमारे पास, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बनता है।
देन यूएस टू बिल्ड रिपेयर साइट्स फॉर फिलीपींस नियर डिस्प्यूटेड सी। तो ये डिस्प्यूटेड सी जो है कहाँ पे है, हमारी साउथ चाइना सी की बात हो रही है। कल हमने साउथ चाइना सी की बात की थी विद रिस्पेक्ट टू सेनकाकू आइलैंड्स, है ना, जो कि अब जापान एंड चाइना के बीच का इशू है। बट अब फिलीपींस एंड चाइना के बीच में भी इशू है विद रिस्पेक्ट टू एन आइलैंड जिसका क्या नाम है, पलवान या पालावान, जो भी जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हो, PALAWAN, ठीक है। पालावान एक आइलैंड है, ठीक है। अब वो चाइना एंड फिलीपींस के बीच का डिस्प्यूट है। तो अब यूएसए इसमें कहाँ से घुस गया, ये मेजर इशू है आपका, ठीक है। पहले तो पालावान आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। उसी से रिलेटेड सवाल है, मैं आपको वो बता दूंगी। एंड करंटली ये फिलीपींस के अंडर फॉल करता है। चाइना इसके ऊपर अपना हक जता रहा है एज ऑलवेज, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक साइट क्योंकि साउथ चाइना सी है एंड ताइवान के बिल्कुल पास अगेन लगता है ये एरिया। ये साउथ चाइना सी में अगर आप कहो कि अपनी वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हो तो पालावान आइलैंड वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। बट अभी के केस में अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस का वहाँ पे एक डिफेंस बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब वेयर एज क्योंकि फिलीपींस में ये हेडक्वार्टर्स ऑफ द फिलीपींस मिलिट्री वेस्ट कमांड, ठीक है। तो नेवी पेट्रोल शिप्स हो गए, सर्विलेंस वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट जो हैं फिलीपींस को डिफेंड करने के लिए वो यहीं पे पालावान आइलैंड्स में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। तो वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई एंड ताइवान जो हैं वो भी इसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड जो सिमरिंग टेंशंस है ना टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ये एक बिजी वाटरवे की वजह से है। अब आपको एक और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मिल गया क्योंकि ये वाटरवे जो है बिजी है। तो अब स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो है ही है फिलीपींस के लिए, बट इसके अलावा यूएस की भी यहाँ पे एक मिलिट्री फैसिलिटी अवेलेबल है क्योंकि उन्होंने सेपरेटली कंस्ट्रक्ट किए हैं वेयर हाउसेज, बैरक्स एंड अदर फैसिलिटीज इन द फिलीपीन मिलिट्री कैंप्स, जहाँ पे रोटेशनल बेसिस पे अमेरिकन फोर्सेज डिप्लॉय होती हैं, स्टोर कर सकती है अपने वेपन्स, क्योंकि इनका 2014 में एक डिफेंस पैक्ट हुआ था। तो ये डिफेंस पैक्ट का नाम क्या है आप मुझे बताना जरा, ठीक है। कि 2014 में फिलीपींस का यूएसए के साथ एक पैक्ट हुआ है, उसका नाम क्या है आप मुझे बताओगे, 2014 के अंदर, ठीक है। सो अब उसके अकॉर्डिंगली, इस पैक्ट के अकॉर्डिंगली फिलीपींस के जितने भी एरियाज हैं, डिफेंस एरियाज है इन दिस पालावामा आइलैंड, ठीक है, पालावान आइलैंड, सो वहाँ पे ये अपने बैरक्स यानी कि आप कह सकते हो कि कैंप्स, मिलिट्री कैंप्स, अपने फोर्सेस, अपने वेपन्स सब कुछ रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यूएसए की इन्वॉल्वमेंट साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को पसंद नहीं आएगी, तो अगेन ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में, सिंस ताइवान का इशू बार बार उठता जा रहा है, ठीक है। तो जापान ने भी कल मुद्दा उठाया था, अब यूएसए की प्रेजेंस यहाँ पे साउथ चाइना सी में आपको देखने को मिल रही है। सो क्वेश्चन यही है, विच वाटर बॉडी लाइज साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द पालावान आइलैंड, साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी, सुलू सी, येलो सी। करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुलू सी। कल हमने येलो सी देखी थी, ठीक है। तो साउथ चाइना सी, यहाँ पे हमारे पास ऊपर कहीं येलो सी है, ठीक है। सो अब ये फिलीपीन सी है एंड दिस इज हमारा पालावान आइलैंड। तो अब हम नॉर्थ की डायरेक्शन से अगर देखते हैं, हमारा जो ऑटोमेटिकली मैप चलता है ना, तो नॉर्थ के हिसाब से हमारे साउथ ईस्टर्न साइड पे सुलू सी है, देन नॉर्थ साइड कंप्लीटली साउथ चाइना सी है, एंड इस साइड अगर हम देखें फिलीपीन सी एग्जिस्ट करती है, तो ये पूरी की पूरी सुलू सी है। सो अकॉर्डिंगली आपको आंसर देखना है एंड स्ट्रेटेजिकली इसकी इंपॉर्टेंस पालावान आइलैंड की आने वाले टाइम में भी हो सकती है, कुछ ना कुछ इस पे न्यूज डेवलपमेंट हो सकती है। देन लेट्स सिटीजनशिप टू डॉटर ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर्स बी वन ऑफ डोंट ओपन फ्लडगेट्स गवर्नमेंट टू हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ना एक डिसीजन आया है जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट की है। दिक्कत भी क्रिएट ऐसे की है कि एक मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ पूरी की पूरी, कि पेरेंट्स थे ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन्स थे। तो 2018-19 के आसपास दोनों पेरेंट्स जो हैं वो यूएस से शिफ्ट होकर उनको यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने अनाउंस कर दी इंडिया की सिटीजनशिप, ठीक है। सो उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद वापस आते हैं एंड उनकी बेटी होती है इंडिया के अंदर ही, एंड उसको सिटीजनशिप अब क्योंकि अभी के हिसाब से सिटीजनशिप कहाँ की मिलेगी, क्योंकि अब सिटीजनशिप का क्राइटेरिया यूएसए के अंदर भी चेंज हो गया है। सो बेसिकली अब इंडिया के अंदर भी वो सिटीजनशिप नहीं ले सकते। सो अब यहाँ पे मुद्दा उठ रहा था कि उसको सिटीजनशिप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मे बी, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने यही डिसीजन दिया कि उसको सिटीजनशिप ग्रांट कर दो। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एट वंस ओसीआई कार्ड होल्डर्स के केस में 1947 के बाद इंडियन टेरिटरीज के अंदर जितने भी लोग उसके बाद पैदा हुए हैं
वो OCI कार्ड होल्डर्स बन सकते हैं चाहे वो दूसरे देश में भी रह रहे हो, बट यहाँ पे 2 कंट्रीज को लेकर एक्सेप्ट क्लॉज है ना, दैट इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इन दोनों से अगर आप बिलोंग नहीं कर रहे हो तो आप OCI के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होते हो, ठीक है। सो अब इसी वजह से इसी के तहत उन्होंने बोला कि OCI कार्ड होल्डर के होते हुए भी पेरेंट्स दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं तो आप उनको दे दीजिए सिटीजनशिप। होम अफेयर्स ने ये बोला कि ठीक है, हम ये डिसीजन ऑफ गिविंग सिटीजनशिप इज नॉट, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उस बच्ची को सिटीजनशिप के बगैर, क्योंकि वैसे भी सिटीजनशिप नहीं देगा तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लेवल पे हम वायलेट नहीं होने देंगे, ठीक है। सो अब उन्होंने यही बोला कि वी आर फाइन टू इट, कि आपने सिटीजनशिप इसको ग्रांट कर दी है, बट आपको एक चीज एडिशनली यहां पर बोलनी पड़ेगी कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जो कि जनरली हम टर्म क्रिमिनल केसेस के लिए बोलते हैं, बट उन्होंने यही बोला कि ये एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल सिचुएशन की तरह मानो आप, ये चीज आप घोषित करो अपने जो जजमेंट के अंदर कि ये एक स्पेशल सिचुएशन थी इसीलिए हमने सिटीजनशिप ग्रांट की है। अदरवाइज इसी डिसीजन को आपने या बाकी लोगों ने प्रेसिडेंट की तरह, प्रेसिडेंट क्या होता है कि पुराना केस का कोई डिसीजन होता है उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि हमारे लिए भी ये चीज एप्लीकेबल कराओ, कि अगर उसी को हम या इसी केस को प्रेसिडेंट लेना शुरू कर देते हैं ना अगर, तो बाकी सारे लोग जिनको हमने सिटीजनशिप या OCI कार्ड होल्डर स्टेटस भी अलाउ नहीं किया है वो भी भागते भागते हमारे पास वापस आएंगे कि हाँ ये प्रेसिडेंस है। तो इसके लिए यही बोला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि इसको एक स्पेशल सिचुएशन की तरह ग्रांट किया जाए एंड हम सिटीजनशिप देने के खिलाफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो अब इस न्यूज़ में आपको स्पेसिफिकली क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सिटीजनशिप की कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, OCI स्टेटस क्या है एंड सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, OCI कार्ड होल्डर कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, किसको OCI नहीं मिलता है, ठीक है, एंड OCI के केस में क्या क्या राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिटीजनशिप एक्ट के कुछ बेसिक क्लॉजेज जो है हमारे विद रिस्पेक्ट टू फॉरेनर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लेना है। इन डिटेल में जानबूझ के कवर नहीं करा रही हूँ क्योंकि इसको कंसिडर इट एज योर होमवर्क, आपको बेसिक्स आइडिया मैंने दे दिया है। सो इससे जुड़ा सवाल हम देख रहे हैं कि द सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश मे अप्लाई फॉर OCI बट द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट। OCI प्रोवाइड्स विद अ लाइफ टाइम वीजा फॉर एंट्री इन इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है हमारे पास, लाइफ टाइम वीजा का एक्सेस है OCI स्टेटस होल्डर्स या कार्ड होल्डर्स के पास, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के लिए OCI एप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी तौर पे, सो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक चीज और होती है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जो पार्टनर है अगर वो OCI कार्ड होल्डर है या वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी है ना, बट वो मिलिट्री पर्सोनल है किसी भी कंट्री का, चाहे वो रिटायर्ड हो या वो एक्टिंग मिलिट्री पर्सोनल हो, उनको भी OCI स्टेटस यहाँ पर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी उसके हिसाब से देखनी पड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, इसका ऑप्शन नंबर बी बनता है, ठीक है। तो आपको डिटेल यहाँ पर एलिजिबिलिटी OCI की दी गई है एज वेल एज क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं, वो आपको डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में जब PDF शेयर होगी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास ना एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करने के लिए बोल रही हूँ। वॉल्केनिक इरप्शंस की बात हो रही है, आइसलैंडिक पेनिनसुला ऑफ रेकेन्स। तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे मुझे नहीं पता, तो आप इस एरिया को जाकर सर्च करोगे मैप के ऊपर कि कहाँ पे है ये एंड कौन सा वॉल्केनो है जो इरप्ट हुआ है एंड कौन से वॉल्केनोस 2023 से बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर कितनी बार इरप्शन हो चुकी है, तो कौन से वॉल्केनोज हैं जो उसमें से एक्टिव हैं, कौन से डोरमेंट हैं, उसका थोड़ा सा आप आइडिया ले लेना। हो सकता है आपको एग्जाम्पल के तौर पे प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो इन केस इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com एंड हमारी एक टेस्ट सीरीज फॉर 2026 भी ऑनगोइंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करना, कोई भी फीडबैक है वो भी दे सकते हैं आप, मैं कोशिश करूंगी जो चीज़ हो सकती है वो हम इनकलकेट कर सकें। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।